टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक उन्होंने कई यादगार किरदारों को निभाया है। अपनी दमदार एक्टिंग के चलते उन्होंने दुनिया भर में अपने फैंस कमाए हैं। डायमंड स्टेट समिट हरियाणा के इस महामंच पर अब स्वागत कीजिए बेहद टैलेंटेड और एक्टिंग के माहिर अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी का, और उनसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एडिटर पंकज भार्गव। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेंद्र गुप्ता जी का। एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। कुश्ती के पहलवान योगेश्वर दत्त के बाद अब एक और पहलवान हमारे साथ मंच में है, लेकिन ये पहलवानी कुश्ती के अखाड़े में नहीं करते हैं, ये एक्टिंग के क्षेत्र में करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, द हाइट द ग्रेट मैन रीच्ड एंड कैप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट वाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट दे वर टॉयलिंग अपवर्ड राइट। और एक शेर भी है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। देखिए, आपके ऊपर ये कहावत जाती है, क्यों? उसका एक रीजन है। 52 साल हो गए अब आपको, 1972 में मैं चला जाता हूं। तो एक तो ये बताइए सबसे पहले कि पानीपत से फिर कुरुक्षेत्र, और पिताजी चाहते थे कि टेक्सटाइल के धंधे में जाना है, वहां से ये एक्टिंग का कीड़ा कब काट गया आपको और कैसे काट गया, जरा बताइए। कोई सोचा समझा हुआ कोई स्टेप नहीं था ये। मैंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान महसूस किया कि मुझे किसी और चीज में मजा नहीं आता, सिर्फ नाटकों में मजा आता है। शायद इसके पीछे आप ये कह सकते हैं कि जो नाटकीय दुनिया है, जो रियल दुनिया से अलग है, उसमें जीने में ज्यादा सहज लगता है। रियल लाइफ की दुनिया थोड़ी मुश्किल लगती है। बट मुझे मजा नहीं आता था किसी भी सब्जेक्ट में। नाटक में बहुत मजा आता था जब जब उसमें हिस्सा लेते थे हम, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में रहते हुए मुझे ये पता चला कि राजेंद्र जी, मेरा सवाल देखिए उससे जुड़ा हुआ ये भी है कि वो इंस्पिरेशन कहां से मिली आपको? किसी एक्टर को आपने फॉलो किया, किसी थिएटर आप देखते थे, जाहिर बात है करते थे तो देखते भी होंगे, तो वो इंस्पायर कैसे हुआ? नहीं, हम लोग जिस दौर की बात कर रहे हैं वहां नाटक भी देखने को कहां मिलते थे। सिर्फ और सिर्फ फिल्में हम लोग देखते थे। नाटक तो कभी कभार कोई टूरिंग कंपनी हो। तो चलिए जरा फिल्मों के बारे में बता दीजिए, कौन से ऐसे एक्टर थे जिनको देखा आपने लगा आप भी कुछ ऐसा ऐसा ही करना चाहते हैं? याद करूं तो सबसे पहले दिलीप कुमार साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वो इमोशंस को जीते थे और मुझे आई लव इमोशंस। मुझे ज्यादा कॉमेडी वाले एक्टर्स उतने ज्यादा, मतलब मैं उनके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता था। एंजॉय करता था फिल्में, लेकिन मुझे ज्यादा, अब दिलीप कुमार साहब की बात करें, उसके बाद फिर बलराज साहनी बहुत अच्छे लगते थे हमें। फिल्में राजेंद्र कुमार की भी अच्छी लगती थी। बाद में जैसे जैसे समझ बढ़ी, लगा कि नहीं, एक्टिंग को लेकर उन्होंने कोई बहुत ज्यादा ध्यान वो नहीं देते थे, बट वो कहानियों में बहुत, जिन कहानियों में उनको लिया जाता था वो मुझे बहुत टच करती थी। अच्छा, फिर देखिए सिलसिला शुरू होता है एनएसडी का। 1972 में आपको एडमिशन मिलता है वहां पर। वो तो सफर आप बता ही रहे हैं कि कैसे आप एनएसडी पहुंचे, लेकिन 1973 में दो और स्टूडेंट्स आते हैं। वो है नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। पहले तो बताया, कुछ बुली किया उनको, कुछ रैगिंग वैगिंग किया उनका आपने? आपके जूनियर्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के जूनियर भी रहे राजेंद्र गुप्ता जी, सीनियर रहे हैं, तो इनके जूनियर्स रहे वो दोनों। तो जरा बताइए, कुछ रैगिंग वैगिंग हुआ था क्या? नहीं, मुस्कुरा रहे हैं आप। एनएसडी में रैगिंग जैसी कोई चीज नहीं होती थी। फिर भी वो सीनियर होने का एक होता है ना कि नहीं, एनएसडी में नहीं था। अगर आप जरा सा भी जानते हैं उसके बारे में, उस समय खासकर बिल्कुल नहीं होता था। हमारे जो डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी साहब, वो इतने, मतलब जुनून था उनमें काम का, कि
दूसरी कुछ चीजों के बारे में सोचते ही नहीं थे हम लोग। आपस में मस्ती करते रहेंगे, जैगिंग वगैरह सवाल ही नहीं तो पैदा। बताइए ना कुछ मस्ती, जब वो आ गए दोनों तो जाहिर बात है बहुत ही टैलेंटेड, उन्होंने भी बहुत नाम किया है। जी, और जी, वो जी। पैरेलल एक सिनेमा होता था, हालांकि अब वो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसके वो बहुत बड़े एक्टर्स थे दोनों, और आप भी उनके साथ थे। तो कभी इकट्ठे कोई प्ले किया हो, थोड़ा कुछ बताइए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, नहीं, जितने भी प्लेस होते थे उनमें इकट्ठे हम सब होते थे। और जहां तक बड़े होने की बात है, बड़ा होना तो एक ऐतिहासिक प्रोसेस होती है। जी। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट थे तो तभी वो बड़े हो गए थे। वो एक स्टूडेंट थे, अच्छे एक्टर थे दोनों, बहुत मेहनती थे। और जाहिर है जो अच्छा एक्टर होता है उसको ज्यादा बेहतर रोल मिलते हैं। तो हम सब कलीग थे, काम करते थे। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए, मुझे याद पड़ रहा है एक प्ले आपने किया जो उस वक्त अपने वक्त से बहुत आगे की चीज थी, बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट आपने चुना, और वो कुछ लिव इन रिलेशनशिप पे था वो प्ले। तो वो जो उसमें हीरोइन थी वो कैसे तैयार हुई, उनको कैसे आपने तैयार किया, और सुरेखा सीकरी जी के साथ भी आपने किया, तो जरा वो हमारे साथ अनुभव शेयर कीजिए। वो प्ले हमारे सामने आया, रमेश बख्शी साहब ने लिखा था वो प्ले। और जो आम प्लेज होते थे उनसे बहुत अलग था वो। मैंने तभी पास किया था एनएसडी से एज ए डायरेक्टर, और शायद 1-2 महीने के अंदर ही उसकी रीडिंग वो आए हमारे यहाँ हॉस्टल में, इकट्ठे होकर कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने उसकी रीडिंग की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, बहुत अच्छा लगा। तो इमीडिएटली मैंने ऑफर किया कि अगर रमेश बख्शी साहब को मंजूर है तो उस प्ले को मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा। उन्होंने इमीडिएटली मुझे परमिशन दे दी। अब ये बात आई जरूर, आपने जो पूछा कि एक्टिंग कौन करेगा इसमें, क्योंकि काफी बोल्ड नाटक था, और उसकी जो हीरोइन है वो एक व्यक्ति के साथ बिना शादी किए रहना शुरू करती है। कुछ इस तरह के डायलॉग हैं कि उसको आप गाली के तौर पर, उस जमाने में तो खासकर, आज तो आराम से बहुत फिल्मों में आते हैं एक शब्द कि चूतिया आदमी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो था, मुश्किल था उसके लिए किसी एक्ट्रेस को ढूंढना। मैंने अपने सीनियर 1-2 लोगों से बात की, बोले पता नहीं भाई, अब बात कर लो, सुरेखा सीकरी एक एक्ट्रेस हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने उनसे कहा, मुझसे 4 साल सीनियर थी वो। उनसे मैं बात किया, उनको मैंने प्ले सुनाया कि ये प्ले है जो मैं करना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो ये एक रोल है, बहुत अच्छा रोल है, सेंट्रल रोल है, 2 ही लोगों पर है। वो इमीडिएटली तैयार हो गई और हमने वो किया, और बहुत पॉपुलर हुआ वो नाटक, बहुत पॉपुलर हुआ। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए, देखिए जो आपका वो जमाना था तो पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन चूंकि आप बिजनेस में थी आपकी फैमिली, तो चाहते होंगे कि आप बिजनेस का हिस्सा बने। आपके लिए तो ठीक था कि आप स्ट्रगल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत मेहनत, उनके लिए करियर जो है एक्टिंग करियर बनाना, क्योंकि थिएटर में बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं होता था, तो आपको नहीं लगा कि जिस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है आपके मन का तो है, मन के करीब है, एनएसडी में एडमिशन भी हो गया, लेकिन आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, मैं क्या करूंगा, कुछ वो डर था मन में, संशय था मन में? शायद बहुत थोड़ा, लेकिन एक एज का रोमांटिसिज्म होता है जिसमें आप बहुत दूर तक, हर आदमी नहीं सोचता, कुछ लोग बहुत सोच समझ के अपने कदम उठाते हैं। मैं उस तरह का नहीं था। कल जो होगा कल देखेंगे ना, आज उसको लेकर हम कैसे परेशान हो। जिंदगी उतनी प्लान्ड नहीं होती जितने हम सोचते हैं, या आज हर आदमी बहुत प्लान करता है क्योंकि वो मैनेजमेंट का दौर है, बिजनेस मैनेजमेंट, एनीथिंग मैनेजमेंट। बट मुझे लगता है एक चीज होती है जो उससे ऊपर होती है, जिसको आप जिंदगी को मैनेज क्या करेंगे, आप अपनी पैदाइश को मैनेज करते हैं क्या? कहां जाएगी जिंदगी, कहां लेके जा रही है? एक वर्ड का अभी इन्होंने प्रयोग किया है, वो है रोमांस। तो रोमांस से इनका बड़ा अच्छा नाता है। देखिए ये अकेले एक ऐसे एक्टर हैं, यानी या मैं ये कह लूं कि ऐसे एक्टरों में से हैं जिनको हर पीढ़ी पसंद करती है, ना सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बल्कि यंगस्टर्स भी बहुत पसंद करते हैं राजेंद्र गुप्ता जी के शख्सियत को, उनके जो कैरेक्टर्स वो प्ले करते हैं, तो वो आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। तो रोमांस का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो आपकी पत्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। अब देखिए मुस्कुरा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए ना, बताइए जरा, बहुत सीरियस बातें होगी राजेंद्र जी, वो मुलाकात कैसे हुई, जरा बताइए। देखिए कब किससे कब हमारी मुलाकात होती है
पर ये तो हसीन मोड़ था ना, इसके बारे में तो बता दीजिए। एक इत्तेफाक होता है वो। तो इत्तेफाक क्या था बताइए ना। एक जगह एक दोस्त के घर पे हम खाना खाने गए थे, दोपहर की बात थी। उस दोस्त के साथ हमें सर माइक जी। उस दोस्त के साथ हमारा एक नाटक चल रहा था, मैं किया करता था, अंधा युग नाटक था। उसमें वो दोस्त हमारे अश्वत्थामा का रोल करते थे। हम उनके घर पे खाना खाने गए और वहां मैंने एक लड़की को देखा। मुझे एक तरह से होता है ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हाँ बिल्कुल यही है। तो मतलब जैसे आप देखते रह जाते हैं और सकते में आ जाते हैं कि अच्छा ये कुछ रियल है या ये ऐसे ही है, मगर वो रियल थी। और आधा एक घंटा बिताया होगा उस खाने की टेबल पर। उससे पहले एक छोटी सी झलक देखी थी। शायद मैं सोया हुआ था, उन्होंने आके समझा कोई और सोया हुआ है। उन्होंने अपनी बहन समझा वो सो रही हैं। उन्होंने उनको अखबार शायद उनके हाथ में था, उसको लेके उठाया, जगाया। उठ मोटी, उठ दीदी, कुछ शब्द कहा और मैं उठ गया। मैं देखा, मुझे लगा ये कौन, एक हवा का झोंका की तरह से मुझे लगा कोई है। और उसके बाद ये तो बिल्कुल जैसे क्या कहना चाहिए इसको, अनरियल सा कुछ पूरा ये एक घटित हो रहा था। और मैंने शायद उनसे उस मुलाकात के 2-4-10 घंटों के बाद ही मैंने ऑफर किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, अगर आपको कोई एतराज नहीं। वो मेरे इंटर रिलीजन मैरिज थी। वो शी इज ए क्रिश्चियन, मध्य प्रदेश, फ्रॉम मध्य प्रदेश। उन लोगों का खाना पीना रहना, मतलब आपको जब तक कहा ना जाए ये नहीं पता लगेगा कि वो क्रिश्चियन है, लगेंगे जैसे दूसरे हमारे। अब देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट कि ये लगातार बोलते रहेंगे राजेंद्र जी, क्योंकि वो प्यार में है ना, तो वो लव स्टोरी ऐसी है कि वो किस्से खत्म नहीं होंगे। अब तो आपने पूंछ पे पाँव रख दिया, क्या किया जाए। तो देखिए अब किस्सों को आगे बढ़ाते हैं। इरफान खान साहब, उनके साथ आपने बहुत काम किया है। वो आज हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो केमिस्ट्री होती है ना एक्टर की, ऐसे तो आपकी बहुत सारे एक्टर्स के साथ केमिस्ट्री है, लेकिन इरफान खान बहुत जल्दी चले गए। जरा वो बताइए कि उनके साथ जो आपने काम किया है, कुछ वो शेयर करना चाहें हमारे मैंने दर्शकों के साथ। कई प्रोजेक्ट्स किए, जो सबसे ज्यादा उनके साथ लंबा वक्फा गुजरा काम करने का, वो हमारा एक शो था चंद्रकांता। उसके अंदर वो मेरे ही पंडित जगन्नाथ के असिस्टेंट के तौर पर, बद्रीनाथ के तौर पर वो काम कर रहे थे। तो अक्सर हमारे काफी सीन्स होते थे। अच्छा, एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें जितना सामने वाला अच्छा एक्टर है उतना ही आपका काम अच्छा होगा। जितना वो कमजोर है, आप कितने भी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत उतना मजा, उतनी जुगलबंदी नहीं बैठती वो। तो कई एक्टर्स वहां पर अच्छे एक्टर्स थे, मगर जब जब इरफान के साथ सीन्स आते थे तो एक अंदर से एक चैलेंज भी बनता था। मतलब फिर आप एक एक्टिंग को, जैसे आप पिंग पोंग खेलते हैं, तो एक्टिंग एक जुगलबंदी जो होती है उसमें फिर दोनों बहुत मजा लेने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारी जुगलबंदी। राजेंद्र जी, आजकल देखिए जमाना ऐसा है कि ओटीटी इतना पॉपुलर हो गया। उस जमाने में तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था या फिल्में हुआ करती थी, और फिल्मों में भी एक हीरो हुआ करता था, और दूसरा पैरेलल सिनेमा था कि जिसमें नरसिंह शाह साहब हों, ओमपुरी साहब हों, पंकज कपूर साहब हों, आप हों। आजकल वो जो डिवाइड है वो खत्म हो गया है। तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा वक्त है जो युवा पीढ़ी एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहती है, यहां हाथ आजमाना चाहती है? अब थोड़ी राह आसान है, आपके वक्त बहुत मुश्किल थी। डेफिनेटली डेफिनेटली जितने ज्यादा एवेन्यूज खुलते हैं उतना ही अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। और ये एक ऐसी लाइन है जिसमें ग्लैमर जुड़ा हुआ है, शोहरत जुड़ी हुई है और पैसा भी जुड़ा हुआ है। तो ख्वाब देखने के बहुत सारे ज्यादा मतलब मौके हैं यहाँ खूब। तो हर यूथ, नया बच्चा, जवान बच्चा उसके अंदर आना चाहता है। पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा हो गई। टेलीविजन आया, फिर ओटीटी आया, तो वो डेफिनेटली।
देखिए राजेंद्र जी, आज हमारे साथ यहाँ मेहमान, खास मेहमान बनकर आए हैं। बहुत बिजी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, फिल्में हो, सीरियल्स हो, सब में वो काम कर रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि आपके मन के करीब अभी भी थिएटर के लिए वक्त निकालते हैं पूरा का पूरा? साहित्य के बारे में मैं आगे बात करूंगा। जरा थिएटर आपका अभी भी पहला प्यार है, या आप चूंकि पैसा आप कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पैसा मैं फिल्मों में थिएटर चूंकि से ही ज्यादा आया हूं, मेरी सारी जो ट्रेनिंग है, समझ है अभिनय की, वो थिएटर के कारण ही है। और दूसरा, मुझे हमेशा कई बार ऐसा लगा बीच बीच में, बहुत अच्छे अच्छे काम मिले, खासकर टेलीविजन ने तो मुझे बहुत बेस्ट रोल दिए जो कोई भी एक्टर उम्मीद कर सकता है। लेकिन मुझे लगा सिनेमा ने मुझे उतने अच्छे रोल नहीं दिए, या जो भी कारण है। तो थिएटर में हम अपनी मर्जी के बेहतरीन रोल चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उनको कर सकते हैं। इसलिए भी थिएटर को लगातार करते रहे। प्लस जो मजा थिएटर में आता है, जो कैरेक्टर को जीने का, कैरेक्टर को क्रिएट करने का, धीरे धीरे बुनते हैं आप उस कैरेक्टर को। 1 महीने की रिहर्सल्स होती हैं, अपने को एक्टर्स के साथ उन संबंधों को, उन सिचुएशंस को हम जीने लगते हैं, तो उसमें जो मजा इसको आता जरा मैं पलट के पूछता हूं राजेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप, चूंकि आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपनी पसंद का काम करेंगे, थिएटर आपके दिल के बहुत करीब है और पैसा आपके लिए उतना महत्व नहीं रखता, आपको ऐसा लगता है, ये तो आपके मन की बात है। लेकिन जो विधा आपके पास है, जो आपके पास इतना 52 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचे, तो फिल्म एक बड़ा मीडियम है। तो कहीं उस जिद के चलते आप ज्यादा ऑडियंस तक उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि थिएटर तो एक ऑडिटोरियम में कर लिया आपने, या फिर चलिए अलग अलग शहरों में कर दिया लिमिटेड ऑडियंस के लिए। तो ये जिद है, या आप कह रहे हैं मुझे उतना काम फिल्मों में नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, जिद नहीं है, जिद नहीं है, बिल्कुल जिद नहीं है। वो एक बहुत इत्तेफाक होते हैं जीवन में। आप, जरूरी नहीं है कि जो आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप हर आदमी शाहरुख खान बन जाएगा, हो ही नहीं सकता। शाहरुख साहब को भी नहीं पता होगा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही होता है, कुछ आप कर रहे होते हैं, कुछ और सैकड़ों कारण होते हैं जो चीजें अपने आप कर रही होती है। इत्तेफाक ऐसे हुआ कि जो टेलीविजन में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम करता रहा था, एक तो एक दौर ऐसा था जिसके अंदर इतना ज्यादा नोन जो फेस है उसको फिल्म वाले, ऐसा मुझे एहसास कराया गया था, मुझे मालूम नहीं, वो उतना उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं, इनको तो इतना, हर आदमी सैकड़ों बार हर रोज इनके घरों में पहुंचता है ये आदमी कैरेक्टर्स अपना। दूसरा इत्तेफाक ये था कि थोड़ा जो मेरी बड़े रोल थे सिनेमा के में जो मैंने किए, वो फिल्में नहीं चली। सारा खेल सिनेमा में, सिनेमा के चलने से ताल्लुक है। अगर फिल्म हिट है तो उस फिल्म का हर कैरेक्टर उतना ही हिट हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली, जितना बड़ा उसका रोल है। नहीं है तो उतना ही एक्टर पर भी असर पड़ेगा। नेपोटिज्म को लेकर बहुत बात चलती है फिल्म इंडस्ट्री में, खासतौर पर जो बच्चा स्ट्रगल करके छोटे छोटे शहरों से मुंबई पहुंचता है और बड़े बड़े एक्टर्स के जो बच्चे हैं उनके साथ कॉम्पीट करना होता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने तो कभी इसका एनकाउंटर नहीं किया, इस तरह के चीज का। सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, बस स्वाभाविक है। आप एक डॉक्टर हैं, आप यही तो चाहेंगे ना मेरा बेटा भी अच्छा बड़ा डॉक्टर बने, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। हम उसको जबरदस्ती उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ढूंढने लगते हैं जो नॉर्मल से अलग। या राजेंद्र जी, मौका मिल जाए लेकिन उसके बाद आप खनकते हुए सिक्के होने चाहिए, तभी चलेंगे। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात की भाई। मौका उसको मिल गया, हाँ, फिल्में उसको मिल गई, फाइनेंस भी कर दी उसके बाप ने या किन्हीं भी लोगों ने किसी भी कारण से। अब उसको टिकना तो अपने ही बल पर पड़ेगा ना। अच्छा, थोड़ी सीरियस टॉक्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा हम उसको लाइटर नोट पे लेके जाते हैं। राजेंद्र जी बताइए, कभी मन में हिलोरें उठती थी कि हेमा मालिनी और जो हीरोइंस हैं, आपके वक्त की जो हीरोइंस, उनके साथ आप भी एज अ हीरो काम करें? ये मन में कुछ हिचकोले तो उठते होंगे, हिलोरे तो मारता होगा मन में कुछ ऐसा? नहीं, मैं दरअसल उस एज में, या अपनी यंग एज में ही बाप दादा का रोल करेंगे, बड़े भाई का रोल करेंगे वो? नहीं नहीं, मैं उस यंग एज के अंदर जिसमें उस तरह के रोल मिलते हैं उसमें बॉम्बे गया ही नहीं। मैं ऑलरेडी 35-36 साल का था जब। अरे तो 35-36 कौन सी उम्र हो गई, वो भी बहुत यंग एज है। नहीं तो रोल बहुत मिले मैंने, आप मगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा काम किया है मैंने, जिसमें सब तरह के काम ऐसा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी। कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसी हीरोइन आप बताइए जरा, आप दिल की बातें कुछ तो बता दीजिए कि था कि इनके साथ काम करूं और फिर मौका मिल गया हो अगर ऐसा,
तो वो कैसा लगा आपको, वो जरा कुछ शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। नहीं, ऐसे कोई खास मौके ही नहीं आए, मगर हाँ बहुत अच्छे एक्टर्स को या एक्ट्रेस को जब मैं देखता हूँ काम करते हुए। नाम ले दीजिए राजन, हैं? हीरोइन का नाम लीजिए ना। नहीं, जैसे शबाना आदमी को देख के हमेशा लगता था इनके साथ कभी काम करने का मौका मिले तो कुछ मुझे भी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज जो मिलते रहे वो तो ठीक है, चल रहा है। ऐसा नहीं था कोई, टेलीविजन में मिले बहुत सारे, सिनेमा में उस तरह के रोल मुझे रियलिज्म के, जैसे मान लीजिए ओमपुरी साहब को मिल गए या वो नसीर साहब को मिल गए, वो मुझे नहीं मिले। वो वहां तक आते आते पानी शायद खत्म हो जाता था, नदी का पानी सूख जाता था। 52 साल का ये जो सफर है, आर यू अ सेटिस्फाइड मैन कि आपने जो मन में सोचा था वो जवानी में या बचपन से जो एक्टिंग का कीड़ा आपको काटा था, अब तक जो हासिल हुआ, आपको लगता है कि बिल्कुल सही जिंदगी चली है, ईश्वर ने बहुत दिया है और जितना सोचा था उससे भी ज्यादा दिया है, या कुछ रिग्रेट है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम फिर निकले। भी कम निकले। क्या बात है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं, बड़े स्क्रीन पे आना चाहते हैं। जैसा हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मौके हैं, ओटीटी है, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए वो इतने सारे प्लेज आपने डायरेक्ट किए हैं, इतना तजुर्बा आपको है, तो जरा वो सलाह दीजिए, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह? जी जी जी, एडवाइस। मतलब आप कहते हैं कि मैं 52 साल के अनुभव को एक कुंजी, सफलता की जो कुंजियां बिकती हैं बाजार में, उसमें समेट दूं, जो मुझे खुद भी नहीं पता आज तक कि वो फॉर्मूला क्या है सक्सेस होने सर कई बार कुंजियां काम बहुत करती थी, हमने कुंजियां बहुत नहीं इस्तेमाल करती की। होंगी, मैंने नहीं पढ़ी और ना मुझे आती, आज भी नहीं आती। अच्छा, जो आज के यंगस्टर्स हैं सर, एक्टर्स हो एक्टर्स, कोई आपके फेवरेट हैं आजकल? क्या? आज जैसा हमने एक्टर्स, जो एक्टर्स यंग एक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत एक आध नाम ली दीजिए। आप देखिए अपने हरियाणा के रणदीप हुड्डा का नाम ले रहे हैं। रणदीप हुड्डा क्या काम करते हैं, गजब काम करते हैं। आपके राजकुमार राव, वो श्रीकांत फिल्म देखी होगी आप सबने। जी जी, हीरो होना अलग बात है, हीरो होना का ताल्लुक एक्टिंग से मैं नहीं मानता कुछ है। पिछले दौर में काफी अच्छे एक्टर्स भी हीरो रहे हैं, बट एक दौर में तो सर ये जो नाम अभी आप ले रहे हैं, ये वो फिर ही वही बात आ रही है कि वो पैरेलल सिनेमा जो होता था, अब वो डिवाइड नहीं रहा, लेकिन वो जो दूसरे तरीके से पॉपुलर एक्टर्स हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, वो भी साथ में है ना, उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं ये लोग। देखिए क्या है, मुझे लगता है एक्टर हमारे यहाँ दरअसल उसके हाथ में बहुत कम होता है। कुछ तो ऐसी फिल्में बनती हैं, मान लीजिए आपने दो लोगों की बात की, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी की, ये लोग एनएसडी से मुझसे 1 साल बाद पास किए और पास करते हैं ये लोग सीधे फिल्म इंस्टीट्यूट में चले गए। उन्होंने वो करियर बनाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता देखा कि फिल्म इंस्टीट्यूट में आप काम करेंगे या वहां से थोड़ी पढ़ाई और कर लेंगे तो वहां सिनेमा के लोग अक्सर डायरेक्टर्स वगैरह आते रहते हैं। और एक्चुअल फैक्ट है कि इन दोनों की कास्टिंग एज स्टूडेंट रहते हुए एनएसडी इंस्टीट्यूट में वहीं पर कास्टिंग भी हो गई। और वो दौर ऐसा था, फिल्में समानांतर सिनेमा, जिसको पैरेलल सिनेमा कहा जा रहा है, रियलिस्टिक सिनेमा जो एक्चुअल जिंदगी की कहानियों से जुड़ा हुआ है, उस तरह के फिल्म मेकर भी आ रहे थे। तो वो एक दौर था जिसमें कुछ एक्टर्स बहुत अच्छे ये वाले और कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, जिनमें श्याम बेनेगल साहब और 90 बरस के हुए हैं हाल ही में, सेलिब्रेट जी, किया जी, उनका। जी। जी जी, वो फिल्में बना रहे थे। तो एक तरह से उस हिस्टोरिकल कालखंड की वो बात है कि सब के सब इकट्ठे पनपे। ये भी एक कारण है कि जब एक्टर कोई चल निकलता है, लोग पसंद करते हैं, चाहे वो छोटी फिल्म है चाहे बड़ी फिल्म है, तो फिर सब लोग चाहते हैं उन्हीं को, वो सेफ हो जाता है कि हम उन्हीं को लेकर फिल्में बनाएं। ये 4 एक्टर्स मैं जानता हूं डेफिनेटली, जिनमें स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह। वो एक ऐसा दौर था, इन्होंने
उस पैरेलल सिनेमा को, जो रियलिस्टिक सिनेमा था, उसको रूल किया। और जब जब हमारे पास यंग दूसरे एक्टर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने अपना प्रूव भी किया है, बहुत टैलेंटेड भी हैं, वो दूसरों को लेंगे ही नहीं। सर मेरे पास अब 2-3 छोटे-छोटे मैं चाहूंगा आप आंसर्स दीजिए छोटे-छोटे, और चूंकि आप साहित्य से बहुत प्यार करते हैं राजेंद्र जी, तो चाहेंगे कि 1-2 अशार आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ भी दें। तो उससे पहले मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि अब आपको लगता है कि एक बड़ी कोई फिल्म आप डायरेक्ट करें, इतना अनुभव जो आपको है वो एक फिल्म में निकल कर आए, ऐसी कुछ तमन्ना है आपकी, या करने जा रहे हैं ऐसा कुछ काम? नहीं, डायरेक्ट करने की कोई तमन्ना नहीं है, क्योंकि मेरा डायरेक्शन का मीडियम मेरा मंच तक है, सिनेमा को नहीं है। सिनेमा बहुत टेक्निकल है और बिल्कुल मेरा रुझान टेक्निकलिटीज को सीखने की तरफ नहीं रहता है, बल्कि मुझे, अरे यार, मैं तो फोन को भी बहुत थोड़ी सी एप्लीकेशंस हैं जिनको मैं जानता हूं, ज्यादा नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं। अरे टू मच यार, मुझे अपना काम करने दो। तो एक्टिंग जरूर मैं, मतलब हमेशा, शायद मरते दम तक भी मेरी वो ख्वाहिश नहीं जाएगी कि मुझे कोई ऐसा रोल किसी और एक्टर ने किया हो, आपको लगता हो कि आप काश आपने वो कर दिया होता, ऐसा कुछ है क्या? बहुत है। किस किस को बताऊं? एक नाम लीजिए कोई ऐसा। मैं नसीर साहब को, जब वो गुलजार साहब ने वो लिया था, उनको क्या था, इजाजत मिर्जा गालिब। अच्छा, मिर्जा गालिब, ठीक ठीक ठीक। तो हमेशा मुझे लगता था कि मैं शायर, मतलब कोई भी जितना अच्छा कर सकता है शायद उससे कम तो नहीं होगा। जाहिर बात है, हमने बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, अब थोड़ा सा, चूंकि हम राजनीति के लोगों से भी अब आगे मिलने वाले हैं, आज के कई सारे सेशंस करने वाले हैं। राजेंद्र जी, आप हरियाणा से आते हैं, दूध दही का प्रदेश कहा जाता है इसको, तो ये बताइए कि जिस हरियाणा को छोड़कर आप पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से मुंबई में रह रहे हैं, कितना बदला है हरियाणा। और ये जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, मोदी जी केंद्र में और अब नायब सिंह सैनी साहब यहाँ के सीएम हैं, तो आपको लगता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, फायदा होता है किसी भी प्रदेश को, प्रदेश के हित में, बहुत सारी योजनाओं में कारगर साबित होता है डबल इंजन की जो बात होती है? डेफिनेटली, थियरिटिकली बिल्कुल सही बात है। सेंटर में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, वो लगातार अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं क्लैश चलता रहता है और उसका नुकसान विकास को होता है, देश को होता है, उस राज्य के लोगों को होता है। ये तो स्वाभाविक है। ये हमारा सिस्टम ही कुछ अजीब है। मतलब मेरे जैसे आदमी को वैसे समझ नहीं है पॉलिटिक्स की, मगर मोटे तौर पर दिखता है तो ये क्या है भाई, आपने एक देश बनाया है, वहां राज्य अलग अलग हैं, उनमें अच्छा हर वक्त पूरे साल ही कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। मेरे को कभी कभी बड़ी कोफ्त होती है, टीवी खोलो, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है वहां। क्या हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है? और कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं की। क्या है ये? मतलब जिंदगी में पॉलिटिक्स ही रह गई है सिर्फ। नहीं, मैं समझ सकता हूं सर, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, है, मतलब मेरा सवाल ये था सर कि पिछले जब आप छोड़ के गए थे हरियाणा और आज जब आप हरियाणा को देखते हैं, अपने प्रदेश को देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो जितने भी खेल हैं उसमें हरियाणा नंबर 1 रहता है, तो आपको लगता है कि जो मेरा सवाल था कि डबल इंजन की जो सरकार है वो फायदा देती है प्रदेश को, प्रदेश उससे आगे बढ़ता है? तो मैं जवाब दे चुका, बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल आपका ही है, क्योंकि जेल करता है, फिर जेल करता है, सब मिलके काम करते हैं, हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वरना अंदर ही अंदर एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। ठीक ठीक, हमारे यहाँ है क्या, यही तो हो रहा है ना पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। राजेंद्र गुप्ता जी, आपने देखिए, आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है इस मंच पे। हमने जितनी देर आपसे बात की, हमने बहुत कुछ सीखा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आप हमारे इस मंच पर आए, हमारे मंच की शोभा आपने बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर राजेंद्र। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र गुप्ता जी, आप न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट के इस मंच पर आए और कई बातों का इजहार आपने किया दिल से। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को, वो मंच पर आए और हमारे खास मेहमान को धन्यवाद।